नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 243 आर और आर्टिकल 239 डबल ए यानी कि दिल्ली एमसीडी या दिल्ली की सरकार को लेकर बहुत सारे जवाब दिए। हम सब जान रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव हुआ था। दिल्ली के चुनाव में मेयर का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता। दिल्ली के चुनाव में सभासदों का चुनाव होता है और काउंसलर अपना मेयर चुनते हैं। आम आदमी पार्टी भरपूर वहाँ पर आई थी। आम आदमी पार्टी ने ये क्लेम भी किया था कि भाई यहाँ जो डबल इंजन की सरकार दोगे तो ही दिल्ली का विकास हो सकता है, यानी कि राज्य में केजरीवाल जी की सरकार है तो फिर एमसीडी में भी केजरीवाल जी की सरकार होनी चाहिए। क्योंकि दिल्ली की एक खास बात यह है कि उसमें 3 अथॉरिटीज़ हैं। एक अथॉरिटी राज्य सरकार होती है, दूसरी एमसीडी होती है और तीसरा एलजी स्वयं में होता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 239 डबल ए में दिल्ली का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, आर्टिकल 243 में दिल्ली का इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है। यानी कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से दिल्ली में केवल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोकल कुछ विषयों के लिए सरकार बनती है, बाकी का केंद्र सरकार के हाथ में रहता है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के पास रहती है, सिक्योरिटी केंद्र सरकार के पास रहती है, ज़मीनों के डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र सरकार के पास रहते हैं। लेकिन जो अंदर की सिचुएशन है, जैसे बिजली पानी का मामला है, कुछ डेवलपमेंट का मामला है, वो सब राज्य सरकार के पास रहता है। इसके अलावा ड्रेनेज की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था दिल्ली सरकार के पास रहती है, ड्रेनेज की व्यवस्था और जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो एमसीडी के पास रहती है। तीनों के ही अपने स्कूल होते हैं, तीनों के ही अपने हॉस्पिटल्स होते हैं, तीनों का ही अपनी व्यवस्था है, अपना सिस्टम है। तो अब इसमें कौन उलझा, क्या उलझा? इसमें सवाल ये होता है कि केंद्र का जो बजट आता है वो एमसीडी के लिए जो बजट आता है वो सीधा सीधा राज्य सरकार के पास जाता है। राज्य सरकार उसको एमसीडी को रिलीज़ करती है। केजरीवाल जी जब से सत्ता में बैठे तब से उन्होंने एक ट्रेंड तो बनाकर रखा ही था। वो ट्रेंड ये था कि केंद्र का जो बजट आएगा वो एमसीडी को नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। सवाल ये खड़े करेंगे एमसीडी करती ही क्या है। सवाल ये खड़े करेंगे एमसीडी को हम क्यों दें, एमसीडी का अपना बजट है, अपना पास कर लें। केंद्र भी ये कह सकता था कि दिल्ली सरकार का अपना बजट है, अपना पास कर लें, हम क्यों दें। और ये बहुत सारे उलझनें होती हैं, लेकिन ये उलझनें अभी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। एमसीडी जीत कर आई। तो एमसीडी की एक और ख़ास बात है कि एमसीडी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो चुनकर आते हैं, वो होते हैं। एलजी का रिप्रेजेंटेशन होता है तो एलजी अपने नॉमिनेशन करता है। इसके अतिरिक्त जो चुने हुए विधायक हैं वो उसके मेंबर होते हैं। इसके अतिरिक्त चुने हुए सांसद उसके मेंबर होते हैं और जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं वो भी उसके मेंबर होते हैं। यानी कि एमसीडी का जो हाउस बनता है उस हाउस में बहुत सारे मेंबर ऐसे होते हैं जिन्होंने सभासदी का चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए यहाँ पर विवाद होना स्वाभाविक है। अब एमसीडी का मेयर चुना जाना है। मेयर चुने जाने से पहले एलजी के द्वारा जो नॉमिनेट किए गए हैं वो सदस्य और जो चुनकर आए हैं वो सदस्य, इसके अतिरिक्त जो विधानसभा के सदस्य हैं वो, और इसके जो एमपीज़ चाहे वो राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों वो सब सदन में एक साथ जाते हैं। सबसे पहला काम एमसीडी एक्ट के अनुसार जो सदस्य चुनकर आए हैं, जो सदस्य यहाँ के सदस्य होंगे, उनको शपथ दिलवाना रहता है। अब शपथ दिलवाते समय जो प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है वो एलजी का डिस्क्रिप्शन होता है। एलजी ने एक प्रोटेम स्पीकर चुन लिया, कोई भी नाम, हालांकि जो परंपराओं में रहता है सब जगह, तो हमारे घरों में भी रहता है कि भैया सबसे सीनियर व्यक्ति को उठाकर बिठा लो। एलजी ने सबसे सीनियर की बजाय किसी और को बिठाया होगा जो उनके अनुसार ठीक होगा, या जिसको कानूनी जानकारी होगी, हाउस की जानकारी होगी, या जो भी। अब इस पर विवाद खड़ा हुआ। खैर वो विवाद सॉल्व हुआ तो उन्होंने जो हाउस बैठा, पहले दिन के हाउस की कंडीशन ये होती कि सबको शपथ दिलवाया गया। शपथ दिलवाते समय जो स्पीकर था उसको ये लगा कि भाई जिनकी संख्या बहुत कम है, जो नॉमिनेटेड है, पहले उनको करवा लेते हैं, बाद में उनका शपथ दिलवाएंगे जो लोग बहुत बड़ी संख्या में पूरी दिल्ली से चुनकर आए, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर बहुत थोड़ी संख्या में होते हैं। तो ऐसा सवाल पैदा होता है कि जो चुनकर आए हैं पहले उनका शपथ दिलवाया जाए या पहले उनका दिलवाया जाए। तो जो स्पीकर है उसके दिमाग पर ये बात आ गई कि भाई पहले जो कम संख्या में उनको करवा लो, बाद में इनको करवाएंगे। अब इस विषय पर जो लोग चुनकर आए थे उन्होंने हंगामे काटने शुरू कर दिए। जो आम आदमी पार्टी की तरफ से या दिल्ली विधानसभा की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने हंगामे काटने शुरू कर दिए और कुल मिलाकर वो शपथ ग्रहण नहीं होने दिया। हर बार 2 बार 3 बार एलजी ने कॉल किया और वो शपथ नहीं हो पाए। शैली ओबेरॉय जो आम आदमी पार्टी की एक सदस्य हैं, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली। सुप्रीम कोर्ट में ये विवाद गया कि आखिर मेयर का चुनाव कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 239 डबल ए वर्सेस आर्टिकल 243
आर। अब आर्टिकल 243 आर, विवाद यहाँ पर था कि आर्टिकल 243 कैपिटल आर ये फुल फ्लैश जहाँ पर विधानसभाएं होती हैं वहाँ पर लागू होता है, और आर्टिकल 239 डबल ए ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यूनियन टेरिटरी के लिए है, और यहाँ पर एलजी को एक्स्ट्रा पावर दे रखी है, और एलजी अपने नामों का नॉमिनेशन भी करता है। तो सवाल यहाँ पर फंस गया कि आखिर 243 आर लागू होगा या 239 कैपिटल ए लागू होगा। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करते हुए आर्टिकल 243 कैपिटल आर के पक्ष में या दिल्ली के पक्ष में ये दिया कि आर्टिकल 243 कैपिटल आर जो कि विधानसभाओं के लिए फुल फ्लैश विधानसभाओं के लिए लागू होता है या फुल फ्लैश स्टेटों के लिए लागू होता है, उसमें ये व्यवस्था दे रखी है कि नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं वो वोट नहीं डालेंगे। उसका इंटरप्रिटेशन किया, जबकि आर्टिकल 239 डबल ए जो कि दिल्ली को स्पेशल पावर देता है, चूंकि मैं इसलिए इसका इंटरप्रिटेशन इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि विधानसभा के द्वारा जो नॉमिनेट किए जाते हैं वो भी वोट डालते हैं, जो सांसद लोग चुनकर जाते हैं वो भी वोट डालते हैं, जो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो भी वोट डालते हैं मेयर को चुनने के लिए। तो अगर विधानसभा के नॉमिनेटेड मेंबर वोट डाल सकते हैं, अगर लोकसभा के नॉमिनेटेड लोग वोट डाल सकते हैं, अगर राज्यसभा के नॉमिनेटेड लोग वोट डाल सकते हैं, तो फिर वहीं पर जो एलजी के द्वारा नॉमिनेटेड हैं क्या वोट डाल सकते हैं, ये प्रश्न हो गया। तो मुझे लगता है कि जब ये कहा गया कि नॉमिनेटेड मेंबर हैं, तो नॉमिनेटेड मेंबर क्या वोट डाल सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में सवाल ये था, जो विवाद बार बार हो रहा था, वो ये था कि एमसीडी के अंदर शपथ पहले कौन लेगा, इलेक्टेड या नॉन इलेक्टेड। एमसीडी का एक्ट तो उस पर साइलेंट है, कहता है जितने मेंबर आए हैं वो सभी शपथ लेंगे पहले दिन। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जब इस पर विवाद खड़ा करना शुरू किया था तो उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ शपथ नहीं हो पाई, और सुप्रीम कोर्ट में अब इसमें बात लोगों ने ये कहा कि आम आदमी पार्टी की कुछ शंकाएं थी, वो शंकाएं आम आदमी पार्टी की ये हैं कि जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं उनकी अगर शपथ दिलवा दी जाती है तो ऐसा ना हो कि वो उनकी वोटिंग करवा दी जाए, जबकि वहाँ प्रश्न ये हो रहा था कि भाई अभी तो केवल शपथ है, जब वोट डालें तब इस पर डिस्प्यूट खड़ा होना चाहिए। इसलिए उनका मानना ये था कि पहले जो, और वो ऐसा लगता है कि पहले से प्लान बनाकर गए थे कि जो इलेक्ट होकर आए हैं, जो चुनाव से होकर आए हैं, पहले उनकी शपथ दिलवा देंगे, और जैसे ही स्पीकर नॉमिनेटेड मेंबर की शपथ का नंबर लाएगा वैसे ही विवाद खड़ा कर देंगे, उनकी शपथ नहीं हो पाएगी और ये सदन के मेंबर हो जाएंगे। सदन के मेंबर होने के नाते फिर ये रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश करेंगे, और रेजोल्यूशन पास करके मेजोरिटी में फिर पहले स्पीकर बदलेंगे, स्पीकर चुनेंगे, और फिर ये सब कुछ करेंगे ताकि नॉमिनेटेड मेंबर उसका वोट ना डाल पाए। लेकिन वहाँ हो रहा था उल्टा। ये मैं कह रहा हूँ, ये एक विचार है, सत्य क्या है वो तो स्पीकर ही जानता होगा। तो इन्होंने जब उसमें क्वेश्चन खड़ा किया सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि साहब मेयर का चुनाव है, मेयर के चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर का वोट नहीं होना चाहिए, ये कब खड़ा करना था, ये खड़ा करना था जब वहाँ डिस्प्यूट पैदा होता तब। लेकिन ये कोर्ट में केस चला गया और मेंटेन भी हो गया, मतलब डिस्प्यूट खड़ा होने से पहले ही वो मेंटेनेबल भी हो गया और मेंटेन होकर वो सुन भी गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का काम है इंटरप्रिटेशन करना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस विषय को पूरा सुना दोनों की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया कि जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर का वोट यहाँ पर नहीं डाला जा सकता, नॉमिनेटेड मेंबर एलिजिबल नहीं है। और ये कह दिया कि पहले मेयर का चुनाव करवाया जाएगा, फिर डिप्टी मेयर का चुनाव, डिप्टी मेयर या बाकी इलेक्टेड मेंबर्स का चुनाव करवाया जाएगा, जो कमेटियों का चुनाव करवाया जाएगा। क्योंकि पुराना एक दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है जिसमें कमेटियों के चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट डाल सकते हैं, ऐसा ऑर्डर था। तो उसको चैलेंज करने के बजाय ये सीधा इंटरप्रिटेशन शैली ओबेरॉय वर्सेस एलजी का गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया। तो मेरा मानना था कि डिस्प्यूट अभी खड़ा ही नहीं हुआ था, डिस्प्यूट ये था कि पहले शपथ कौन दिलवाएगा। तो जो सोल्यूशन निकलना है वो ये है कि पहले शपथ कौन दिलवाएगा। अब कल 24 घंटे के अंदर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 24 घंटे के अंदर उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए, 24 घंटे के अंदर प्रोसीडिंग कमेंस की जाए ताकि खरीद फरोख्त ना हो पाए। अब 24 घंटे के अंदर प्रोसीडिंग शुरू की जाए, इसके लिए ये सबसे पहला जो प्रश्न है जिस पर विवाद शुरू हुआ था वो ये था कि इस पर पहले शपथ किसको दिलवाई जाए। अब कल अगर फिर से विधानसभा बैठती, वो एमसीडी बैठती है और एमसीडी में जो स्पीकर हैं, जो प्रोटेम स्पीकर हैं, वो फिर से उन लोगों की शपथ दिलवानी शुरू करते हैं जो पहले जो नॉमिनेटेड हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि जो संख्या में कम है पहले उनकी करवा देते हैं, बाद में संख्या में ज़्यादा है उनकी करवा देते हैं। तो क्या फिर से
आम आदमी पार्टी वहाँ स्ट्राइक करेगी? क्या आम आदमी पार्टी फिर से ऊधम मचाएगी? क्या आम आदमी पार्टी शपथ नहीं होने देगी? ये विवाद अभी बाकी रह गया। हालांकि डिटेल ऑर्डर अभी हाथ में नहीं आया है, ये केवल रिपोर्टिंग है, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। डिटेल ऑर्डर आए तो हो सकता है कि उसमें इनके भी समाधान निकाले गए हों कि वो कि उनका जो शपथ है वो पहले होगी या नहीं हो। लेकिन मुझे लगता है कि विवाद जहाँ से शुरू हुआ वो विवाद डिसीजन ना होकर जो पीछे का हिडन जो ये बात की इस प्रोसीडिंग थी उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। हालांकि डिसीजन मान्य है, डिसीजन स्वागत योग्य है, क्योंकि फुल बेंच 3 जजों की बेंच ने दिया है। इसलिए भविष्य में नॉमिनेटेड मेंबर वोट डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे इस बात की क्लैरिफिकेशन हो गया। कमेटियों में वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे इस बात का क्लैरिफिकेशन हो गया, या फिर वो डिप्टी मेयर में वोट डालेंगे नहीं डालेंगे इसका क्लैरिफिकेशन हो गया। ये सारे क्लैरिफिकेशन आने के बाद मुझे लगता है कि अब हम सही रास्ते पर हैं और अब आगे का चुनाव ठीक से निपट पाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।